चलो हाइड डालो मेरे साथ, लिखो बैलेंस। गुड आफ्टरनून भैया। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैक्रो की ये लास्ट यूनिट है। ठीक है, लास्ट यूनिट का मतलब जो एंड की है, ये अभी लास्ट हुई नहीं है हमारी, इसके बाद एक यूनिट और बचेगी। लास्ट का मतलब बुक की जो लास्ट की यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको बुक के अंदर देखोगे तो आपको नाम दिखेगा, सिर्फ लिखा होगा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बट पहले ऐसे लिखा हुआ नहीं आता था, पहले लिखा आता था फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, या बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कहने का मतलब एक ये यूनिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर दो चैप्टर हैं, एक तो क्लियरली दिख रहा है क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और एक क्या है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले जनरली फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा जाता है, फिर क्या पढ़ा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वही सीक्वेंस हम भी फॉलो करेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो मेरे साथ आई डालो जल्दी से। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, लिखो। मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा बट आप पूरा ही लिखना, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड डिफाइंड as the price as the price of as the price of one currency as the price of one currency। एक सेकंड रुकना, कार्तिक आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी expressed in terms of expressed in terms of another currency expressed in terms of another currency, full stop, फुल स्टॉप। ठीक है भाई, अब बात को ठीक से सुनना। पहले आप मुझे बताओ चैप्टर का जो स्टार्ट करा उसका नाम क्या है ना, फॉरेन एक्स चैप्टर पूछ रहा है, यूनिट यूनिट क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका चैप्टर कौन सा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट की हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगी। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं अभी, अगर देखा जाए तो आपको पता है रूपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो मान लो रूपी चल रहा है 75 रुपीज पर डॉलर। क्या चल रहा है, 75 रुपीज पर डॉलर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक डॉलर में कितने रुपीस ट्रेड कर रहे हैं बताओ भाई, 75 रुपीज। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस, और इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इतनी बात समझ में आ गई? तो इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी, आवाज नहीं है, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल 75 रुपीज पर डॉलर। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पहले पढ़ाता था तो मैंने इसको 35 45 से भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है, आज ये कंडीशन आ गई, मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 75। एक टाइम वो भी आएगा तो 100 100 रुपए, 110 120 तक पहुंचेगा ये। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे को दिख रहा है कोई डिक्लाइन नहीं है। ठीक है, ये तो मैं खुद रियलिटी में देख सकता हूँ, कोई डिक्लाइन नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है, यानी इंडियन रुपीज डेप्रिशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब पहले सुन लेना, चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल है,
तमीज से पढ़ोगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नीचे आई डालो जल्दी से। लिखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, रेट्स, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स। हमें तीन पढ़ने हैं, और भी होते हैं, बट हमें कितने पढ़ने हैं? तीन। लिखो, फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। सेकंड लिखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और थर्ड लिखो, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, हाँ भाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? मैंने बता दिया, इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये बात सबको क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूँ एक्सचेंज रेट के कितने टाइप हैं, और भी होते हैं, बट हमें कितने पढ़ने हैं? तीन। पहला बताओ जल्दी से। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, दूसरा फ्लेक्सिबल, और तीसरा क्या है? मैनेज फ्लोटिंग। अच्छा, एक बात ढंग से सुन लेना, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ। जल्दी से डाल दो बिना टाइम वेस्ट करे हुए। लिखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, लिखो, बुलेट पॉइंट बनाओ। इट इज अ सिस्टम under which exchange rate, exchange दिख रहा है? exchange rate is fixed, exchange rate is fixed either either by the government or or monetary authority, or monetary authority of the country, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। दैट इज कौन है वो? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? सब में लाइट ऑन कर लेना पीछे वाले की। हाँ, बस। ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो। लिखो, एक्सचेंज रेट, exchange rate remains fixed throughout the year, and all the लिख लो पहले। ठीक है, and all the international and all the international economic transactions take place
take place at this predetermined rate, predetermined rate, full stop, predetermined rate, full stop. ठीक है, बात को ठीक से सुनना। पहले आप मुझे बताओ चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट करा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मुझे बताओ यूनिट का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ। उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 2। एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या थी? इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 75 रुपीज पर डॉलर, दिख रहा है 75 रुपीज पर डॉलर, यानी $1 में कितने रुपीज ट्रेड कर रहे हैं? 75। ये एक एक्सचेंज रेट है। तो आप कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो आप बोलोगे 75 रुपीज पर डॉलर। तो एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैंने बोला हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ने चैप्टर के अंदर। पहला क्या है? फिक्स्ड, दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल, और उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग। अब हम किस पे आ गए? सबसे पहले बताओ भाई, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम की बात करें तो मैंने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या है? देखो नाम से क्लियर है क्या रहता है? फिक्स्ड थ्रू आउट द ईयर। पहली बात, अब ये फॉलो नहीं होता, पहले ये फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो इट इज अ सिस्टम अंडर विच या तो सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको आप मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हो, या हमारी सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती थ्रू आउट द ईयर। यानी एक्सचेंज रेट अगर सरकार ने फिक्स कर दिया, मान लो 75 रुपीज पर डॉलर रहेगा, तो पूरे साल जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, कोई बताएगा व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, वो इसी एक्सचेंज रेट पे होती रहेंगी और ये चेंज नहीं होगा। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी, ठीक है, इसी रेट पे होती रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, यानी वो एक्सचेंज रेट जो पूरे साल का रहता है, बताओ, फिक्स, वो चेंज नहीं होता। कौन फिक्स करता है? या तो सरकार या मॉनेटरी अथॉरिटी। क्या बोलो उसको? मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बैंक, या इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। एंड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसी रेट पे ट्रांजेक्शंस होती रहती है। ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक बार रीड कर दूं, बताओ भाई, देखो क्या लिखा है हमने। इट इज अ सिस्टम अंडर विच एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड आइदर बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। वो कौन है? दैट इज। उसके बाद एक्सचेंज रेट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल क्या रहता है? फिक्स्ड। एंड ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट। ये फिक्स्ड रेट पे पूरे साल ट्रांजैक्शंस होती रहती है। बट मेन क्वेश्चन, क्या ये आज चलता है? नहीं, आज कोई भी कंट्री, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करे हुए। सबने फ्लेक्सिबल फॉलो करा हुआ या मैनेज फ्लोटिंग। उस पे आऊंगा तब बात करेंगे। ठीक है, तो यानी इसमें कुछ कमियां होंगी, तभी तो हट गया ये। तो ध्यान रखना, सब चीज में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं, तो कुछ मेरिट्स होते हैं और तो क्या होते हैं? कुछ डीमेरिट। यानी हमें पढ़ने पड़ेंगे एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। लाइन डालो, सबसे पहले मेरिट्स की बात करेंगे। लिखो, मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई, ठीक है, लिखो, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक, लिखो, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एनी एक्सपोर्टर, एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर
कैन ऑपरेट freely, can operate freely without having the notion, notion का मतलब आइडिया, without having the notion of fluctuations in foreign payments, ठीक है, foreign payments, bullet point change, therefore it provides stability of transactions, it provides stability of transactions। ठीक है सुंदर, समझ में आ रहा है? अलर्ट बैठे हैं ना तुम यहाँ पे, कहीं भी से पूछ लूंगा रैंडमली, पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल अलर्ट बैठना। हाँ भाई, अब मैं कह रहा हूं देखो, सबसे पहला मेरिट क्या है, चलो रीड करके बताओ। प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड्स नहीं भी लिखते तो सिर्फ हम क्या लिख सकते थे बताओ, स्टेबिलिटी, ऐसा सिर्फ हम क्या लिख सकते थे, स्टेबिलिटी, ध्यान रखना, ठीक है। बट मैंने फिर भी लिखवा दिया क्या, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अब पहली बात है, ये स्टेबिलिटी किस चीज की है वो ढंग से सुन लेना बात को। मैं कह रहा हूं, इधर आओ जरा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं, फिर रीड कराऊंगा मैंने क्या लिखवाया, ढंग से सुनना और आंसर करना, ठीक है। मान लो ये एक एक्सपोर्टर है, कौन है बताओ भाई। अब एक्सपोर्टर जनरली क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हाँ बाहर बेचता है, बाहर का मतलब इंडिया से बाहर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से गुड्स सेल करता है, कहाँ पे, ये यूएसए में सेल करता है, ये यूएसए, वहां पे गुड्स बेचता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब इंडिया से गुड्स बाहर जाते हैं तो ये एक्सपोर्ट है, हमारा एक्सपोर्ट है, तो वहां से इसकी पेमेंट भी आती होगी, हाँ या ना में जवाब दो, आती होगी, है ना। अब मैं कह रहा हूं उसकी जो पेमेंट आती है, क्या सेम डे आ जाती होगी, जब पहले गुड्स जाते हैं, उसके बाद जब गुड्स पहुंचते हैं उसके बाद पेमेंट रिलीज होती है, यही तो प्रोसेस होता है नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर, है ना। तो मान लो, तो ढंग से सुनना, जिस दिन इसने यहां से गुड्स डिस्पैच करे, उस दिन चल रहा था 75 रुपीज पर डॉलर, कितना चल रहा था बताओ, 75 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। गुड्स यहां पहुंच गए, एक महीने बाद आज इसकी पेमेंट का नंबर आया, तो जिस दिन पेमेंट का नंबर आया, तो आज देखा जाए, आज एक्सचेंज रेट चल रहा है 80 रुपीज पर डॉलर, कितना चल रहा है बताओ, 8 पर डॉलर। मुझे बताओ ढंग से सोच के, आज कंफ्यूज है कि इसको भाई लॉस हो रहा है या इसको प्रॉफिट हो रहा है, ढंग से सोचो आराम से, इतना कोई जल्दी, तुम हमेशा बहुत जल्दी करते हो आंसर करने में, पहले आराम से एनालाइज कर लो एक बार। नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान क्यों हो रहा है, फायदा क्यों हो रहा है बताओ। आज अगर इसकी पेमेंट 80 रुपीज के हिसाब से क्लियर होती है, पॉसिबल है, ये एग्जांपल नहीं, आज की रियल लाइफ में पॉसिबल है ना, ठीक। अब मुझे बताओ, इस तरीके से अगर उसकी पेमेंट क्लियर होगी तो उसे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कौन फायदे में, चलो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहिए, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए कौन फायदे में और कौन नुकसान में, ऐसे पूछना चाहिए। एक्सपोर्टर फायदे में, कैसे, चलो ऐसे देखते हैं। उनके लिए यूएसए के लिए थोड़ी चेंज हुई है, तो डॉलर नहीं कर, मुझे बताओ यूएस वाले पहले $1 स्पेंड करके इंडिया से कितने रुपए का सामान खरीद लेते थे, मानते हो इस बात को, हाँ या ना में जवाब देना। कुछ गलत बोला मैंने क्या, वो लोग $1 खर्चा करते थे और इंडिया से 75 रुपीज का सामान खरीद लेते थे, ढंग से सुन लेना बात को। आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो $1 स्पेंड कर रहे हैं और इंडिया से, जल्दी बताओ कौन फायदे में, अभी तो आप बता रहे एक्सपोर्टर फायदे में, अरे तो उसकी फ्रैक्शन में पेमेंट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा वो। अरे पेमेंट पहले, अरे कैसे डिसाइड हो गई होगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, स्पॉट फॉरवर्ड कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, मान लो तुमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर में जो प्राइस चल रहे होंगे उस टाइम पे हम डील कर लेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में प्राइस क्या चल रहे हैं, 80 रुपीज, फिर मैं वो बात भूल जाओ,
मैं बोल रहा हूँ आज उसकी पेमेंट क्लियर होनी है इसके हिसाब से 80 रुपीज के हिसाब से। तो किसको फायदा है किसको नुकसान है? कार्तिक भी कुछ कह रहा था, एक बार देख लेते हैं। एक्सपोर्टर इज इन लॉस। कार्तिक बोल रहा है एक्सपोर्टर इज इन लॉस। हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो? अनुराग बताओ, बताओ ना, मैं तो, मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ। अरे ऐसे देखो, मैंने आप वैसे समझाता फ्रैक्शन में तो आधे लोगों को समझ में आता है, आधे लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने उसी बात को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया। कैसे? मैंने बोला पहले क्या करना पड़ रहा था उनको, 1 रुपए स्पेंड करके यहां से सिर्फ 75 रुपीज का सामान खरीदते थे, आज 1 रुपया स्पेंड करके वो 5 रुपए का और एक्स्ट्रा सामान खरीद पा रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर फायदा किसको हो गया? क्योंकि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? इंडियन करेंसी। और जब भी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो किसको लॉस होता है? इंडिया को। किसको लॉस होता है? तो एक्सपोर्टर कहां का है भाई? इंडिया का। अच्छा इस केस में एप्रिशिएट किसकी करेंसी हुई? यूएस। डॉलर और स्ट्रांग हो गया है ना, तो किसको फायदा होगा बताओ? यूएस को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर? तो यानी कहने का मतलब देखो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर एक्सचेंज रेट क्या होता रहे? चेंज, फ्लक्चुएट होता रहे, तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है बताओ? फिक्स्ड। अब आ जाओ जरा अपने पॉइंट पे, इधर आओ ऊपर। अब अगर मैं फिक्स्ड की बात करूं, फिक्स्ड में मैंने क्या लिखवा है? इट प्रोवाइड्स व्हाट, जल्दी बताओ। अरे आवाज नहीं आ रही। इट प्रोवाइड्स व्हाट? स्टेबिलिटी। किस चीज की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमारी कंट्री के अंदर अगर फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम फॉलो हो रहा है तो ट्रांजैक्शन एकदम से बढ़ेंगी नहीं और एकदम से घटेंगी नहीं, एक स्टेबल रेट से चलती रहेंगी। क्यों? उसका आंसर यही छुपा है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। मुझे बताओ अगर हम लोग क्या फॉलो कर रहे होते, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम फॉलो कर रहे होते, तो ये वाली प्रॉब्लम कभी भी अराइज नहीं होती। समझ रहे हो बात को? और एक्सचेंज रेट किस पे चलता रहता बताओ? 75 रुपीज पर डॉलर पे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है ना। तो जितनी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है उतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती रहती है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एकदम से कभी बढ़ जाती है जब हमें दिखता है हमें फायदा हो रहा है ना, और एकदम से कम हो जाती है जब हमें दिखता है हमें लॉस हो। तो ये स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारी इकोनॉमी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। बट अगर एक्सचेंज रेट क्या फॉलो कर रहे हैं? फिक्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इकोनॉमी के अंदर मेंटेन रहती है। तो बोला जाता है एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज सिस्टम का एक बेनिफिट है क्या, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या रहती है? स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो मैंने क्या लिखवाया उसको भी देख लो। मैंने लिखवाया है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं बताओ? एक तो आकाश जरा दिमाग खोल के पढ़ना, अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बोला भी नहीं जा रहा तुमसे, तुम्हें पता भी नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। हाँ क्या पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ उसके क्या पढ़ रहे हैं हम? डीमेरिट्स। मेरिट्स पढ़ रहे हैं पक्का? ठीक है, तो पहला मेरिट क्या है? प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। वेरी गुड, ध्यान रखना, अब इधर ध्यान रखो, बस मेरी बातों को सुनो और दोनों को रिलेट करो। मैं कह रहा हूं अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोई भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैविंग द नोशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट्स। वो फ्रीली ऑपरेट कर सकता है, उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई बाहर से जो मेरी पेमेंट्स आने वाली है उसके अंदर क्या होंगी? फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फ्रीली ऑपरेट कर सकता। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी। मुझे लगता है पहला मेरिट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, व्हाट प्रोवाइड्स stability? Any exporter or importer can operate freely without having the notions of fluctuations in foreign payments. ठीक है, तो it provides stability of transactions in the economy. ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले। सम्यक, what is fixed exchange rate system? Akash, what is fixed exchange rate system? And all the transaction take place at this predetermined rate throughout the year. ठीक है भाई, रीड करके तो कम से कम ठीक से बता लो सम्यक। ये कंडीशन है इन लोगों की। लिखो। कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। कंट्रोल्स
इन्फ्लेशन, ठीक है ना। लिखो फिक्स्ड exchange rate system do not allow do not allow the prices of imports to rise. Do not allow the prices of imports to rise. As a result, it is helpful in controlling. It is helpful in controlling, ठीक है, controlling inflation in the economy. चलो समझो भाई, मेरे को तो नहीं पता। जल्दी, कोई भी समझे फास्ट। क्या लिखवाया मैंने ये? या सिर्फ उतना ही दिमाग लगाओगे जब मैं समझाऊंगा उसको याद करने में दिमाग लगाओगे? लॉस और प्रॉफिट। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई बताएगा? महंगाई, सबको पता है बात। तो मैं लॉस और प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? महंगाई की। अच्छा मुझे एक बात सोच के बताओ, महंगाई किस चीज से पता चलती है? क्या? प्राइस से पता, किससे पता चलती है? प्राइस से, सबको पता है। प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे महंगाई। अभी आप लोगों के लिए यही है, ठीक है, इतना कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, कमोडिटीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो हम बोलते हैं भाई महंगाई आ रही है, जो कि आ भी रखी है इस टाइम इकोनॉमी के अंदर। बात समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूं अगर हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो हम इस महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ऐसा क्यों, बताओ। अगर फिक्स रहेगा रेट तो भैया जैसे कि अचानक बढ़ जाते हैं 70% हो जाते हैं तो फिर एकदम इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि जो चीज 70% मिली है वो व्यक्ति की मिलेगी तो उसके इन्फ्लेशन आ जाएगी। और फिक्स रहेंगे तो फिर क्या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है क्या? किसके प्राइस? $1 75 है तो ट्रांजैक्शन। कोई और बताना चाहेगा? नहीं, गलत नहीं बोला तुमने, बट सही भी नहीं है। हाँ, कोई और है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, दिमाग के पट खोलो थोड़े, टोपी उतार दो तभी खुलेंगे। सम्यक। सर मैं पाया होगा तो सर हो सकता है कि जो जितना फायदा ले रहे हैं तो हम कोर्स करवा रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो जो बोलना है, बट बोलो। इकोनॉमी में कह रहा है तो लगेगा बिल्ली था। हाँ जो एक्सचेंज रेट अगर हमारा कम हो जाता है, जैसे 70 में डॉलर है, आज 70 में डॉलर हो जाएगा तो हमें सामान 70 में मिलेगा तो मार्केट में वो कम हो जाएगा। क्या? हमारे $1 सामान 70 में मिल रहा है तो एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट में, हम पे पैसा ज्यादा आ जाएगा, हमें तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो पैसे बढ़ने लगेगा, तो फिर महंगाई फिर आ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई आ नहीं जाएगी, और हमें महंगाई तो कंट्रोल करनी है भाई। तो वो तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर हो रहा है ना। तो हाँ, तो मैं तो उसी वो पढ़ाई बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भैया इनका मतलब ये है कि फिक्स अच्छा मैं थोड़ी इस बात को ऐसे बोल दूं, मैं बोल रहा हूँ अगर हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, तो कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है कि कंट्री के अंदर महंगाई आए, ये बोल रहा हूँ। अब समझाओ। ये रेट फिक्स रहेंगे ना इसके। हाँ, किसके रेट फिक्स रहेंगे? तो भैया तो रेट फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? यहाँ पे जाना चाहिए ना आपको, कि कुछ ऐसा टॉपिक था जहां से फ्लक्चुएट कर रहे थे, उसको पकड़ लिया हमने। ये वो फ्लक्चुएट तो मतलब अच्छा चलो, आज के पर्सपेक्टिव में बहुत लॉजिकल बात है ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मुझे बताओ आजकल प्राइसेस क्यों बढ़ रही थी?
क्या इन्फ्लेशन, पहले बताओ इन्फ्लेशन आ रखी है मार्केट में, नहीं आ रखी? आ रखी है, कहाँ आ रखी है बताना। भाई आपने बोला भी तब हमने बोल दिया आ रखी। अच्छा आपको लगता है कि महंगाई आ रखी है, हाँ या ना में जवाब दो। किस चीज से पता चल रहा है कि हाँ, सब गुड्स के प्राइस, सब चीज महंगे हो रहे हैं जनरली, ठीक है। 12 रुपए का समोसा 15 का मिल रहा है अब, 12 का भी सोचो महंगाई है वो तो, ठीक है। एक टाइम था 2-2 3-3 रुपए के समोसे खाए थे, 15-20 रुपए के समोसे मिल रहे हैं। अच्छा चलो ये तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं कह रहा हूं मेन चीज पे आओ, मेन कमोडिटी पे बोलो लाउडली। पेट्रोल, डीजल, ऑयल यानी फ्यूल के प्राइस जो कि सारी इंडस्ट्री में यूज होता है ना, उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। यानी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके प्राइस बढ़ते हैं तो जनरली सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। समझ रहे हो बात को? फ्यूल, ऑयल, है ना, जिसको देसी भाषा में बोला जाता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है इंडिया के अंदर जनरली प्राइसेस, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हम कहां से खरीदते हैं तेल? बाहर से, ठीक है, गल्फ कंट्री से मंगाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? रशिया से भी आता है इंडिया का ऑयल, रशिया से, गल्फ कंट्री से, यहां से सब आता है। अब यूएस भी एक्सपोर्टर बन चुका है ऑयल का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर डॉलर ट्रेड कर रहा है 60 रुपीज पर डॉलर पे, या मैं बोल रहा हूं रुपी ट्रेड कर रहा है 60 रुपीज पर डॉलर पे, यानी अगर मेरे को $1 का क्रूड ऑयल खरीदना है तो सम्यक मेरे को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 60 रुपए। इंडिया से कितना देने पड़ेंगे? तो आपको $1 का क्रूड ऑयल मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। बट मान लो ये अब आजकल चल रहा है ये 75 रुपीज पर डॉलर, बल्कि ज्यादा ही चल रहा है, ये तो 77-78 के राउंड चल रहा है। अब मुझे बताओ $1 का क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इंडिया वालों को कितने पैसे देने पड़े? 70, यानी सेम तेल उतना ही क्वांटिटी लेने के लिए मेरे को 15 रुपए एक्स्ट्रा। तो यार मेरे को तो महंगा पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो मैं बिजनेसमैन पागल तो होता नहीं है, वो कहां से वसूल करेगा? कस्टमर से, प्राइजेस में ऐड करेगा, और इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं लगेगी? महंगाई। ये कब महंगाई आई? जब एक्सचेंज रेट क्या है? अरे फ्लेक्सिबल है, क्या है? बट हमारी सरकार ने बोला नहीं, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा पूरे साल? फिक्स, ठीक है। तो चांसेस थे महंगाई आने के। पहले भी $1 का तेल हम कितने में ले रहे थे, और पूरे साल हम $1 का तेल कितने में लेते थे? 60 रुपए में, कोई चांसेस ही नहीं थे। और तो नेक्स्ट ईयर हम फिर अडॉप्ट कर लेंगे लोग। मैं तो सेम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ ना। मान लो अगर मैं इस वाले ईयर में हूं तो मैं अगले साल की इन्फ्लेशन की बात करूंगा क्या तुमसे? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो ईयर है वो 20 to 23 है, तो मैं तुम्हें 24 की बात करूंगा क्या तुमसे? नहीं करूंगा ना, मैं तो सेम ईयर की बात करूंगा, करंट पॉलिसी की बात करूंगा। तो उसमें क्या नहीं आ रही? उसमें इन्फ्लेशन नहीं आई, आगे पॉलिसी जो बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यानी अगर हमारी सरकार क्या अडॉप्ट करती है? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो वो इंपोर्ट्स के प्राइसेस को बढ़ने नहीं देता। मेरी बात, मैंने क्रूड ऑयल का सिर्फ एग्जांपल लिया है। हम क्या सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं? हम तो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर डॉलर एप्रिशिएट होगा और रुपी डेप्रिशिएट होगा तो हम लोगों के लिए इंपोर्ट करना महंगा होने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इंडियन रुपी क्या हो रहा है, चलो सुंदर बोलो जल्दी से। हाँ, हमारी सरकार के ऊपर तो डिपेंड करेगा, दूसरी सरकार पर तो डिपेंड करेगा। नहीं हम बोल रहे हैं कि हम इतने में ट्रेड करेंगे भाई, हमने अडॉप्ट कर लिया है। तुम्हें ट्रेड करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, ठीक है। हाँ उनके ऊपर, अब उन्होंने मना कर दिया हम नहीं कर रहे, ठीक है, तो नहीं होगी ट्रेड। समझ में आ गई बात? तो ये करंट, अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं चल सकता। अब क्या चलता है? फ्लेक्सिबल। ये पुरानी बात कर रहा हूं, जब हम किसको फॉलो करते थे? फिक्स। 1991 के बाद हमने सिर्फ क्या अडॉप्ट करा है? फ्लेक्सिबल। 1991 से पहले क्या रहा था? फिक्स। उसके बाद हमने क्या करा? अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यानी एक फायदा और दिख गया सम्यक किसका? अरे सम्यक हो तुम क्या? सम्यक किसका? सम्यक चेयर लेके जरा मेरे पास यहाँ पे, जल्दी जल्दी। और वरुण तुम इसके पीछे चलो, इसके आयुष्मान के, उसको आगे भेजो। हाँ स्तुति के साइड में आ जाओ। हाँ हाँ यहाँ बैठो। हाँ भाई बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम ये? क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था?
है? पेमेंट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। इधर से भी गलत था, उधर से भी गलत था। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके अंदर भी कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। उसके क्या पढ़ रहे हैं? मेरिट्स। दूसरा मेरिट क्या पढ़ा है अभी? कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। क्या कंट्रोल इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। कौन कंट्रोल करता है? मोदी जी। तुम सुनते नहीं हो क्या? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? चाहिए बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इन सबको भूल जाओ। हाँ भाई, तो दूसरा क्या था? सुनना बात को ठीक से। दूसरा क्या था? कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। कैसे? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स टू राइज। इंपोर्ट्स के प्राइसेस को बढ़ने नहीं देता। अगर हम लोगों के लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो हमारी कंट्री के अंदर भी क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। तो वो इंपोर्ट्स के प्राइसेस को बढ़ने नहीं देता। सिंपल सी बात है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। attracts foreign capital। ब्रैकेट में लिखना एफडीआई। एफडीआई। चलो बताओ बात को, बोलो। अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल, एफडीआई। जब यहाँ पे रॉ मटेरियल और लेबर सस्ती होगी तो बाकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। सस्ती क्यों होगी यहाँ की? मैंने गुड्स के प्राइस सस्ते होने के लिए बोला, मैंने तो ये थोड़ी बोला है कि लेबर सस्ती है। देखो दो प्राइसेस होते हैं, एक होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस और एक होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्राइसेस। दो प्राइसेस थियोरीज अलग ही हैं दोनों, ठीक है। एक होती है फैक्टर प्राइसिंग है, गुड्स एंड सर्विस। मैंने बोला भी इन्फ्लेशन जनरली किससे मेजर कर रहे थे हम? गुड्स एंड सर्विस, कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कहने का मतलब है एप्पल देखेगा इंडिया की तरफ कि इंडिया ने क्या फॉलो कर रखा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कह रहे हैं यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। सैमसंग भी बोलेगा यहीं लगाओ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों? रिस्क, बस मेन बात, रिस्क क्यों कम होगा? इससे पूछना तो पहले। हाँ भैया, चेंज नहीं हो रहा, रेट ना तो बढ़ रहा। तो उन्हें जितने पहले मटेरियल मिला था उतना मिलेगा और बाहर वो सेल कर पाएंगे उसी रेट पे। ना तो उनकी मार्केट में प्राइस चेंज होंगे तो उन्हें डिमांड भी चेंज होगी, वो एक प्राइस कांस्टेंट रख पाएंगे मार्केट का अपना। चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप लोग बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। वरुण, वरुण देखो ये है एक इन्वेस्टर है। कौन है ये बताओ भाई? इन्वेस्टर। और जनरली कौन सा इन्वेस्टर है? फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है। एफ आई लिख देता हूँ इसको, फॉरेन। एफ आई का मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर। यानी इसके पास बहुत पैसा है, ये बस दुनिया में जगह ढूंढ रहा है मैं कहां पे जाके फैक्ट्री डालूं। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक लॉजिक होता है कि आपको एस्केप प्लान बनाना पड़ता है। एस्केप मतलब अगर इन्वेस्टमेंट हमारी फंस गई, लॉस में फंस रही है, तो उसको वहां से मैं कैसे निकालूं। सही बात है नहीं है? ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छा आप जनरली सोचो कहीं पैसा लगाओगे तो लगाते ही अगर यहाँ पे गलत चला गया पैसा तो एकदम से पैसा मैं कैसे निकाल पाऊंगा, ये प्लान भी तो बनाता है इंसान। तो ये आया इंडिया में। कहाँ आया? इंडिया में आया। और इंडिया में आके देखा इसने कि भाई इंडिया में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? कौन सा रेट फॉलो कर रहे हैं? फिक्स नहीं, हम फॉलो कर रहे हैं फ्लेक्सिबल। पहले तो दूसरे को देखना पड़ेगा ना, तभी कमी दिखेगी, तभी तो मेन बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। फ्लेक्सिबल। तो जिस दिन ये इंडिया के अंदर $1 लेके आया, कह रहा है $1 लेके आ रहा हूं मैं, यहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मान लो $1, मान लो, कोई प्रॉब्लम है? ठीक। $1 लेके आया, कह रहा मैं इंडिया में क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री खोलूंगा। जिस दिन ये इंडिया में $1 लेके आया था उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था, पता है कितना? 75 रुपीज पर डॉलर। यानी आज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? आज की, ठीक है। अब मुझे बताओ सुंदर, इसने लाके हमें कितने डॉलर दिए होंगे? 1। और हमने क्या करा होगा इसको? 75 रुपए दे दिए होंगे, ले भाई इंडिया के अंदर ऑपरेट कर लो।
है ना। इसको हमने कितने दे दिए बताओ जल्दी से, 75 रुपीज, और इसने हमें कितने दे दिया स्तुति, $1। सबको यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां से मिस मत करना समय, ठीक। अब इसने 1 साल ऑपरेट करा, अच्छे से काम कर रहा, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, ठीक है। कुछ दिक्कत आ गई, आज ये कह रहा है यार मेरे को इंडिया में काम नहीं करना, मुझे घर जाना है वापस। हमने कहा चले जाओ भाई वापस। तो आज ये हमारे पास लेके आया, लो भाई अपने 75 रुपीज, लो मेरे को मेरा $1 वापस करो। मैंने कैसी बातें कर रहा हूँ, मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने आज रेट चल रहा है 90 रुपीज पर डॉलर, 90 रुपए दो तब तुम्हारा $1 हम वापस करेंगे भाई। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब बेचारे के आंखों से आंसू, कह रहा है यहां तो मैं आया था किस किस चक्कर में, कि फायदा होगा, ठीक है। मैंने आके इन लोगों को $1 दिया, इन्होंने मेरे को 75 रुपए दिए, आज मैं इनके 75 रुपए वापस कर रहा हूं तो ले नहीं रहे, कह रहे हमें कितने चाहिए, 90 रुपए, तमाम आपका $1 देंगे। तो बताओ क्या इंसान लॉस में है, ये लॉस में है, ठीक है। कितने के लॉस में, आप बोल रहे हो भैया ये 15 रुपए के किसमें है, लॉस में। तो ऐसी कंडीशन में बताओ कोई इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहेगा, हाँ या ना, नहीं चाहेगा। तो वो हमसे क्या बोलेगा आने से पहले क्या बोलेगा, कि भाई देखो ऐसा है, मैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं ना आपके यहाँ पे, वो लेके आ रहा हूँ 75 रुपीज पर डॉलर, लेके जाऊंगा ना जिस दिन, 75 रुपीज पर डॉलर पे लेके जाऊंगा। अगर मैं उसको ये अश्योरेंस दे देता हूँ, हाँ चलो ठीक है, जितने पे तुम लेके आए थे उतने पे लेके चले जाना, खुशी खुशी आएगा, खुशी खुशी यहाँ पे ऑपरेट करेगा। यानी कहने का मतलब अगर आप किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो, मैं बोल रहा हूँ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों काम करने जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी कम होती है, प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कम है, बट क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, रिस्क रिस्क कम है, तो वहां पे लोग जाते हैं। तो लोग जनरली क्या ढूंढते हैं, सिक्योरिटी ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, सिक्योरिटी। तो ये भी तो वही दे रहे हैं हम उसको, भाई एश्योरेंस दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो। हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें $1 दे रहा हूं और रुपीस दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तुम दोनों में से एक ही करेंसी होल्ड कर सकते हो अपने पास, तो 10 साल के लिए कौन सी करेंसी अपने पास होल्ड करना चाहोगे। अब अपनी बात को तो तुम बिल्कुल डिनाई कर रहे हो, आप रुपीस होल्ड करो ना, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे बताओ। चलो सब छोड़ो, एक मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ राजनगर एक्सटेंशन में, एक फ्लैट दे रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास है, और एक पीछे रेलवे ट्रैक के पास प्लॉट है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक से एडजस्टेड है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लोगे, क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो बताओ, बढ़िया है। तो डॉलर इज एन एप्रिशिएटिंग करेंसी एंड रुपी इज अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी। तो कौन सी एसेट होल्ड करना चाहोगे, एप्रिशिएटिंग या डेप्रिशिएटिंग, बात खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। आंसर मिल गया, नहीं मिला, बस ये है और कुछ नहीं। तो इसको भी करेंसी को आप ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी मत देखो, आप इसको कैसे देखो, एज एसेट, क्या देखो, एसेट देखो भाई, बात खत्म हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बताओ अगर हमने क्या कर लिया, क्या प्रोवाइड कर दिया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर लिया, तो इट विल अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है, लिखो, प्रैक्टिकली समझना, लिखो, फिक्स्ड exchange rate system attracts foreign capital, attracts foreign capital in the form of FDI. What is FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है, मैं अभी आगे टॉपिक आएगा एक, वहां पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ये बीओपी में आएगा, ठीक है। एफडीआई, बिकॉज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट,
increases the confidence of foreign investors in the domestic economy. In the domestic economy. In the domestic economy. बात समझ में आ रही है? बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं भगा रहा, मुझे लगता है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चैप्टर क्या स्टार्ट करा है जल्दी से बताओ। हमने स्टार्ट करा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है, सामने देखो आराम से। इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ऐसे याद रहनी चाहिए सारी चीजें, कोई भी पूछे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, सीधा डेफिनेशन सुनाओ, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेंगी, आप मान नहीं रहे इस बात को। अगर याद है ना, और वहां पे सीधा टेक्निकल टर्म पे बात कर रहे हो, ज्यादा पूछते भी नहीं, सीधा 20 मार्क्स दिया और आगे जाओ, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने शार्प बातें कर रहे हो, सीधा 20 मार्क्स है, इधर उधर कुछ हिलना ही नहीं है। वैसे स्कूल वाले कोशिश करते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं, बट कोई सर्टेनिटी नहीं है। 18-17 चढ़ गए तो 2-3 नंबर तो बेफालतू के चले ही गए। तो आप अपने तरफ से ओके रहो, सारी चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। उसके बाद मुझे बताओ कितने एक्सचेंज रेट पढ़ने हैं हमें? 3। कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट करा बताओ? फिक्स्ड को। फिक्स्ड की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड क्या है? इट इज अ सिस्टम under which exchange rate is fixed either by the or monetary authority of the country, that is central bank. ठीक है, उसके बाद exchange rate remains fixed throughout the and all the international economic transaction take place at this predetermined rate. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने? उसके बाद हम किस पे जल्दी बताओ? मेरिट्स पे। मेरिट की बात करें तो पहला मेरिट क्या है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की बात करें, कैसी स्टेबिलिटी? एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट freely without having the notion of fluctuations in foreign payment. So it provides stability of transactions in the economy. जितना बार बार बोलोगे उतना ही याद होगा, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ। कंट्रोल्स व्हाट? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ दी प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स टू गो अप या टू राइज। ठीक है, देयरफॉर इट कंट्रोल्स दी इन्फ्लेशन। उसके बाद इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन कैपिटल। हाउ इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन कैपिटल? बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, कहां तक स्टार्ट? आज लास्ट यूनिट स्टार्ट करा लिए। ठीक है, लास्ट यूनिट बुक की है ये मैक्रो की। इसके बाद बचेगी एक यूनिट और इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। बट बुक की ये कौन सी यूनिट है पहले बता दूं? लास्ट है, देख लेना चाहे बुक के अंदर जाके, पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और पहले बता दूं, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत जल्दी इसको खत्म कर दूंगा। 3 एक्सचेंज रेट पढ़े, कंपैरिजन करा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसके एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इसके अंदर देखते रहेंगे सारी चीजें। उसके बाद सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा है, तो पहले बता रहा हूँ, आराम से लेके चलूंगा, ज्यादा जल्दी भगाऊंगा नहीं। ठीक है, सारी चीजें क्लैरिटी से पढ़ेंगे, बट छोटी यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं। जितनी बड़ी गवर्नमेंट बजट थी उतनी बड़ी ये पूरी यूनिट है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो दैट्स ऑल। सम्यक। हाँ, नमस्ते। सुंदर, बाद में बात करूंगा।